जो जानकारी अब हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं उसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चाहें तो आप इसे किसी कागज पर अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी आप इस सारी जानकारी को शेयर कर सकते हैं। दुनिया में जब तक सायरन का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक युद्ध या खतरे की चेतावनी देने के लिए घंटियां, नगाड़े, तुरही और सींग से बने हॉर्न जैसे सामानों का इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय इतिहास पर बनी फिल्मों और सीरियल्स में आपने कई बार देखा होगा कि कैसे युद्ध से पहले ढोल, शंख या नगाड़े का इस्तेमाल किया जाता था। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण शंख बजाकर युद्ध का ऐलान करते थे। आधुनिक समय में युद्ध या किसी आक्रमण के खतरे को बताने के लिए पूरी दुनिया में सायरन का इस्तेमाल किया जाता है। स्कॉटलैंड के इंजीनियर और फिजिक्स के वैज्ञानिक जॉन रॉबिन्सन ने आज से 226 साल पहले 1799 में पहली बार आधुनिक सायरन को बनाया था। यह सायरन हवा की स्पीड से चलता था, लेकिन 19वीं सदी के अंत में स्टीम यानी भाप से चलने वाले सायरन का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे मैनुअल और इलेक्ट्रिक सायरन का आविष्कार हो गया। 1819 में फ्रांसीसी इंजीनियर और भौतिक वैज्ञानिक बैरन चार्ल्स ने सायरन को और बेहतर किया। आज दिखने वाला मैनुअल सायरन कब बना था और किसने बनाया था, इसको लेकर हमने बहुत रिसर्च की, एआई की भी मदद ली, लेकिन मैनुअल सायरन को किसने बनाया इसे लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये सच है कि जॉन रॉबिन्सन और बैरन चार्ल्स ने जो सायरन बनाया था वही धीरे धीरे आगे मैनुअल सायरन में बदला। कल आप भी जगह जगह ऐसा सायरन देखेंगे और इसकी आवाज सुनेंगे। मैनुअल सायरन की सबसे बड़ी खासियत होती है इसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती है। इसे आप आसानी से हाथ से चला सकते हैं, इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं और इसे आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। कुल मिलाकर मैनुअल सायरन हर मौसम, हर परिस्थिति और हर जगह चलने में सक्षम है। तो हमने आपको बताया था हमारे स्टूडियो में भी वही सायरन है, मैनुअल सायरन है, जिसकी आवाज़ हम एक बार फिर से आपको सुनाना चाहते हैं। और हमने बताया था इसको, इसके पैटर्न को देखिएगा, जब ये चलना शुरू करता है तो एकदम से इसकी स्पीड बढ़ेगी और उसके बाद फिर धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएगी। उतार और चढ़ाव जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं वही इसकी खासियत है और आपको ये समझना भी चाहिए, क्योंकि यही बताने की कोशिश कल मॉक ड्रिल में की जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सायरन का उपयोग हवाई हमलों की चेतावनी देने के लिए होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सायरन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। युद्ध का जो आधुनिक सायरन आज आप सुनते हैं इसे एयर रेड सायरन कहा जाता है। इसका पहली बार इस्तेमाल सितंबर 1939 को लंदन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। अभी आप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाले सायरन को देख भी रहे हैं। ये सायरन शहर में अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे। उस समय सायरन से दो तरीके के अलर्ट निकलते थे। पहला अलर्ट जिसमें आवाज बढ़ती और घटती रहती थी, जो चेतावनी का संकेत था। दूसरा अलर्ट एक स्थिर आवाज में होती थी, जिसके जरिए हालात के सामान्य होने की जानकारी दी जाती थी। 1990 के दशक तक शीत युद्ध चलता रहा और पूरी दुनिया में सायरन सिस्टम का इस्तेमाल होता रहा। रूस के विघटन के बाद शीत युद्ध खत्म हो गया और फिर धीरे धीरे सायरन सिस्टम का इस्तेमाल भी बेहद कम हो गया। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो इन दोनों देशों में सायरन सिस्टम का खूब इस्तेमाल हुआ और अभी भी हो रहा है। अभी आप यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे सायरन सिस्टम को देख रहे हैं। यूक्रेन में सायरन सिस्टम कैसे काम करता है और सायरन सिस्टम कितना बदल चुका है, इस पर थोड़ी देर में हम आपको यूक्रेन से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा अभी के समय में इजराइल भी एयर रेड सायरन का अक्सर इस्तेमाल करता है। आधुनिक सायरन पूरी तरीके से डिजिटल और स्वचालित हो चुके हैं, जो सैटेलाइट, रडार और इंटरनेट के साथ जुड़े हैं। जैसे ही हमले का अंदेशा होता है, आधुनिक सायरन से अलर्ट जारी होने लगता है। आज पूरे इजराइल में 3000 से ज्यादा एयर रेड सायरन लगे हुए हैं। मैं भी इजराइल जा चुका हूं। इस दौरान मैंने वहां की सुरक्षा तैयारियों को बहुत करीब से देखा। थोड़ी देर में मैं आपको इजराइल में अपनी उस चुनौतीपूर्ण रिपोर्टिंग का एक खास हिस्सा भी दिखाऊंगा। रूस, यूक्रेन, इजराइल में सायरन का इस्तेमाल युद्ध की वजह से हो रहा है, लेकिन अब हम आपको यूक्रेन और इजराइल के अलावा पूरी दुनिया में सायरन के इस्तेमाल से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी बताते हैं। ये ऐसी जानकारी है जो सामान्य तौर पर पढ़ने और सुनने को नहीं मिलती। फ्रांस में अभी भी हर महीने के पहले बुधवार को दोपहर में 1 मिनट के लिए सायरन के जरिए अलर्ट जारी किया जाता है। इस सायरन का इस्तेमाल टेस्टिंग के लिए होता है। नॉर्वे में साल में 2 बार सायरन अलर्ट की टेस्टिंग की जाती है। जनवरी और जून महीने के दूसरे हफ्ते में बुधवार को दोपहर 12 बजे ये टेस्टिंग की जाती है। अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर सायरन अलर्ट का कोई सिस्टम नहीं है, हालांकि अलग अलग राज्यों में स्थानीय स्तर पर अपना अपना सिस्टम है। अमेरिका में अलर्ट के लिए सायरन के बजाय मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में 1.5 साल पहले 4 अक्टूबर 2023 को करीब दोपहर 2 बजे पूरे देश में लोगों के मोबाइल पर आपातकालीन अलर्ट भेजकर टेस्टिंग की गई थी।
चीन में भी हर वर्ष या हर 6 महीने पर सायरन का परीक्षण होता है। चीन के नानजिंग में हर वर्ष 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे सायरन का परीक्षण किया जाता है। इस सायरन का इस्तेमाल नानजिंग नरसंहार की याद में किया जाता है। इसके अलावा चीन अलग अलग मौकों पर भी उन हिस्सों में जहां सीमा विवाद है, सायरन का परीक्षण करता है। तुर्की में भी सायरन लगे हैं, हालांकि वहां की मीनारों में लगे स्पीकर का भी इस्तेमाल सायरन के तौर पर किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में 2017 में बेहद आधुनिक सायरन सिस्टम को बनाया गया था। यह सिस्टम एक साथ मोबाइल पर मैसेज भेजता है, रेडियो टीवी पर भी अलर्ट जारी कर देता है। इंडोनेशिया और थाईलैंड ने 2004 में आई सुनामी के पहले अलर्ट के तौर पर सायरन का इस्तेमाल किया था। सिंगापुर में अभी 284 सायरन लगे हुए हैं, जिसकी टेस्टिंग हर महीने की पहली तारीख को दोपहर में की जाती है। हालांकि इस दौरान युद्ध या अलर्ट जैसी कोई आवाज नहीं निकलती, बल्कि संगीत को बजाया जाता है। दक्षिण कोरिया ने 15 दिसंबर 2010 को पूरे देश में 1975 के बाद सबसे बड़े मॉक ड्रिल की थी। ये मॉक ड्रिल दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी और करीब 20 मिनट तक चली थी। उत्तरी कोरिया के साथ तनाव के बीच ये मॉक ड्रिल की गई थी। इस तरीके से बहुत सारे देश हैं जिनकी जानकारियां हम आपको बताते रहेंगे कि इस तरीके से कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया गया। युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है।